दोस्तों आदाब। आज हम तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं आपके पास, जो कि मेरी किताब का एक वर्का, उसके बात करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि फिर कश्मीर को लेकर कैसे ये जो सारा एक किस्सा बन गया, ये जो हिंदू राष्ट्र के साथ कश्मीर का मिलना किस हालात में हुआ। हालांकि प्रिंसली स्टेट थी और जो सारे उभर रहा था ये जो दो नेशन थ्योरी का या टू नेशन थ्योरी जिसको कहते हैं, दो कौमी नजरिया सारे हिंदुस्तान भर में। इस प्रिंसली स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में जो एक डोगरा हुकूमत थी, यहाँ हिंदू हुकूमत थी यहाँ, तो ये कैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता लिंप करके गया हिंदुस्तान की गोद में, या ऐसा कहेंगे हम कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे उस वक्त, जैसे आरएसएस के आइडियोलॉग जैसे थे बी एस मोजी जैसे लोग, या एम एस गोलवालकर जैसे लोग, या सावरकर जैसे लोग, या कहीं और हेगड़े साहब, तो बहुत सारे ये लोग थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता शेख साहब का जो बनाना था 1938 में, पार्टी का नाम बदल के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया। सो दैट वाज एक संगमील था इसी बात का कि अल्टीमेटली इसको हिंदुस्तान के साथ अपना फ्यूचर रखना है। उसका फ्यूचर क्या, उसने अपने कौम का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया और यही हालात बन गए। आप देखिए उस वक्त क्या हो गया। हम यहाँ ये मानते हैं ही कॉन्शियसली डिड इट, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि किसी और जैसे आप देखिए बरेज़म का एक अजीम शख्सियत थी, एक फिगर था मोहम्मद अली जिन्ना, उसको एक ये मानना पड़ेगा या इन्फिरियॉरिटी हो गया था शेख साहब को इसको लेकर, क्योंकि उसको पता था कि ये बरेज़म का लीडर उभर के आया हुआ है और उसका अंदाज डिफरेंट था काम करने का, शेख साहब का डिफरेंट था। तो वो नहीं चाहता था उसके अंडर, या ये कहें कि उसको कश्मीर के साथ रखने को। तो बहरहाल उसने प्रेफर किया ये इंडिया विद दिस कॉन्सेप्ट, जो इन्होंने उस वक्त एक बना दिया एक नैरेटिव कि हम एक सेक्युलर इंडिया की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे कि इवन 47 में या 49 में, ये इवन 76 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं वर्ड सेक्युलरिज्म था ही नहीं, ना सोशलिज्म था। इवन अब अगर आप देखोगे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है आरएसएस के लोग जैसे, वो फेडरलिज्म के खिलाफ भी है, दे डोंट वांट इवन द फेडरलिज्म। तो कहना यह है कि जब शेख साहब ने एक जबरदस्त, ही वाज द वोटरी ऑफ दिस एक्सेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया, तो उसमें उसने भरपूर हिस्सा लिया और लोगों को यही कह के कहा कि भाई हम एक सेक्युलर इंडिया के साथ जा रहे हैं जिसमें कश्मीरियों का एक फ्यूचर है वो सेफ रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा। अब देखिए हम चलेंगे इस बात को लेकर कि डोगरा रूल पे जो महाराजा हरि सिंह था उस वक्त, तो उसको कितना इन्फ्लुएंस था। अब देखिए वहां जो इसके घर पे महारानी का एक प्रीस्ट था, उसका जो प्रीस्ट था वो भी आरएसएस का ही बंदा था, जो उसके घर पे रहता था और सारा सलाह या मशवरा वो सारा वही करता था, प्रीस्ट। तो सो दिस मैन, ये जो है महाराजा हरि सिंह, इसको बहुत अच्छे मरासिम थे ये जो आरएसएस के लोग थे। ये भी आपको पता होगा, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जो मोजी था बी एस मोजी, ये मुल्तान से जब 31 में यहाँ 22 पीपल मर गए, फिर हंगामा हुआ, वायलेंस हो गई, बड़ा अपराइजिंग हो गया। उस वक्त इसी ने महाराजा हरि सिंह ने उसको लेटर लिखी और उसने कहा कि मैं प्रेस में, इंग्लिश प्रेस में लंदन में आपका इमेज ठीक कराऊंगा, बिकॉज ब्रिटिश या बाकी दुनिया में वो सोच रहे हैं कि यहाँ हिंदू रूल कर रहा है मुसलमान मेजॉरिटी पे, तो यहाँ जुल्म हो रहा है, टायरेंट है वो। तो उसके खिलाफ उसने एक वहाँ वो अखबारों की मुहिम करी स्टार्ट, वहाँ उसको उसने 25,000 भी भेजा पैसा, इसने महाराजा हरि सिंह ने मोजी को, कि फर प्रेस ये जो वहाँ उसको मोबिलाइज करना था वो मुल्तान से करता था। फिर उसके बाद यहाँ फिर उसको ये जो गोवलकर है, ये गोलवरकर यहाँ आता था, ये 31 में भी आया था, फिर ये आया था 44 में भी, 46 में भी। कहना ये है कि इनका बड़ी नज़र थी कश्मीर पे, बिकॉज अल्टीमेटली इनको पता था ये मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है, कि इसको कैसे इसमें हिंदुस्तान के साथ एसिमुलेट किया जाए। तो शेख साहब का ये आइडिया था कि ही वांटेड टू शो डाउन जिन्ना, तो वो यहाँ आया। तो खैर बहरहाल ये तो एक कहानी है। मैं यहाँ आना चाहता हूँ
ये जो अब यहाँ सारा कश्मीर में जो सारा चला, आप देखिए मैंने पहले भी कहा ये Sheikh Abdullah's political maneuvering often involved appealing to religious sentiments among the Muslim population while simultaneously disregarding the aspirations of the Kashmiri Pandit community and other elite groups. हालांकि उसको ये पता था कि कश्मीरी पंडित जो है वो इसको अंदर से अच्छा नहीं लेते थे कि जो शेख अब्दुल्ला या शेख साहब कर रहे थे, सारा ये कुरान शरीफ पढ़ के मुसलमानों को इकट्ठे करके, क्योंकि आप देखिए उसको ये करना था बिकॉज ही हैड रीजन फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स जो उस वक्त अप्रेस्ड थे कश्मीर में। खैर बहरहाल उनको तो अपना एक ये भी था, उनका वजूद जो था कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हिंदू जो यहाँ थे या जम्मू कश्मीर में, उनको लगता था बड़ा थोड़ा सा ये अनसर्टनिटी, तो अच्छा नहीं लगता था। खैर बहरहाल उसने वो चलाने के लिए एक अपीजमेंट पॉलिसी जिसको कहें अपीजमेंट लेकर चला और अल्टीमेटली ये उनके गोद में चला गया सारा ये जो कश्मीर है। आप देखिए अगर आप देखेंगे ये जो महाजन था उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर जो फिर लाया, तो महाजन ने अपने एक उसको एक कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है शेख साहब को कि आपने जितना काम किया एक्सेशन ऑफ इंडिया को, दिस हिंदुस्तान कश्मीर को विद एक्सेशन विद इंडिया, वो किसी ने नहीं किया। इस आप देखिए इतना ये सपोर्ट करते थे इसको इस मामले में कि महाजन को फिर बनाया। ये तो पहली बार होगा मुझे लगता है दुनिया की हिस्ट्री में कि किसी प्राइम मिनिस्टर को फिर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना दिया गया। एज ए रिवार्ड ही वॉज गिवन, महाजन जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर था तो जिसने ये एक्सेशन करवाया सारा। एंड एक ये यही 47 की मैं बात करूंगा, 47 अक्टूबर जो 26 को जब डिस्कशंस हो रहे थे उस वक्त शेख साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो ये महाजन जब बोल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि कैसे क्या कर रहा है और कैसे कश्मीर को क्या देना है वगैरह वगैरह, तो ही वांटेड टू हैव हिज ओन टर्म्स, ये नेहरू ही वांटेड टू हैव हिज ओन टर्म्स, इसमें तो इसको अपना टर्म्स थे। महाजन ने भी कुछ बोला तो उसको शेख साहब उस वक्त जो था, उस वक्त ये जो माउंट बैटन भी था बैठा हुआ, तो शेख साहब सिर्फ दिखा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ, इशारा करता था जो पर्दे के पीछे वहां था, और वो इशारा दिखा रहा था इसको कि जो कुछ भी महाजन इस वक्त बोलेगा तो आप ये ले लो और एक्सेशन कर दो किसी भी तरीके में। तो इतना वो वोटरी था इस बात को लेकर कि ये किसी तरीके में अल्टीमेटली ही वाज अनकॉन्शियस। आइदर दो चीजें हैं इसमें, या उसने कॉन्शियसली दिया हिंदुस्तान को कश्मीर, या अनकॉन्शियसली ही वाज नॉट विजनरी काइंड ऑफ अ लीडर दैट टाइम, या उसको पता नहीं था कि क्या होगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले बरसों में क्या हो सकता है, इस दुनिया को कैसे बदलना है, ये सारी दुनिया कैसे किस तरफ जाएगी। शेख साहब इस पे ऑब्लिवियस था, उसको बिल्कुल नहीं पता था। यही मैं कह रहा हूं कि ये फिर हमारा कैसे सिलसिला स्टार्ट हो गया। आप देखिए फिर कैसे उसको 53 में जब उसको इवन 52 में उसने पहले दूसरा एक एग्रीमेंट किया जिसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं, फिर आते गए। अच्छा कैसे उसको प्राइम मिनिस्टर, उसको बड़ा शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, कैसे उसने माफ़ी मांगी फिर महाराजा हरी सिंह को, क्योंकि महाराजा हरी सिंह मानता नहीं उसको नॉमिनेट करने का। इवन ये जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया 1947 में, फिर 48 में उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसने माफ़ी मांगी, 2 बार उसने मांगी माफ़ी महाराजा हरी सिंह से कि जो कुछ हो गया वो पुराना किस्सा है, मुझे माफ़ कर दो, आपकी लीडरशिप में या आपके सरपरस्ती में मैं करूँगा काम। और एज प्राइम मिनिस्टर ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, दो नेहरू वॉज रिकमेंडिंग हिम। तो मगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो थे उसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के, ये हमेशा नॉमिनेटेड ही रहा है। एंड शेख साहब कभी डेमोक्रेट नहीं था, ही नेवर वांटेड टू हैव इलेक्शंस, ही वांटेड टू बी द रिजेंट ऑलवेज आफ्टर महाराजा हरी सिंह। चौथे एपिसोड में हम फर्दर हम जाएंगे कि कश्मीर कैसे बन गया हिस्सा हिंदुस्तान का और कैसे अल्टीमेटली एसमलेट हो गया हिंदुस्तान में और वैसी स्टेट बनी जैसे महाराष्ट्र है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कैसे बना और इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है हिंदुस्तान के आईन को लेकर, और हिंदुस्तान के ये जो नोशनल हिंदू राष्ट्र है अब, तो उसमें इसका वजूद क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।